आखिर नैना की इतनी बड़ी मदद करने वाली वो औरत कौन थी और वो दोबारा फिर नैना से क्यों नहीं मिली। नैना और नितिन एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और पढ़ाई करते करते वो दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे उन्हें खुद भी नहीं पता चला। नैना गांव की एक साधारण और सुंदर दिखने वाली लड़की थी, तो वहीं नितिन शहर का एक बड़े घर का लड़का था। लेकिन नितिन स्वभाव से बहुत ही अच्छा था, जिस वजह से नैना उसको बहुत पसंद करती थी। कॉलेज खत्म होने वाला था, इसीलिए नितिन ने सोचा कि अगर आज उसने कोई कदम नहीं उठाया तो वो नैना को शायद हमेशा के लिए खो देगा। इसीलिए कॉलेज खत्म होने के बाद नितिन अकेले में नैना के पास गया और उससे अपने दिल की बात कह दी। नैना, वो मैं तुमसे कह रहा था कि नितिन की लड़खड़ाती हुई जुबान देखकर नैना भी समझ गई थी कि अब नितिन आगे क्या कहने वाला है। इसीलिए उसने नितिन को और प्रोत्साहित करते हुए कहा, अब बोल भी दो नितिन, और कितना इंतजार कराओगी। नैना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नितिन को लगा था कि नैना तुरंत ही हाँ कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नैना अपनी आंखें नीचे करके, नितिन मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें भी बात को समझने की कोशिश करनी होगी कि मैं एक गांव की साधारण परिवार से आने वाली लड़की हूँ और तुम ठहरे शहर के अमीर बाप के लड़के। अगर तुमने मुझे अपना भी लिया तो क्या तुम्हारी फैमिली मुझे अपना पाएगी? ओहो, बस इतनी सी बात। सुनो नैना, मेरी फैमिली को सबसे ज्यादा किसी चीज की चिंता है तो वह है मेरी खुशी, और मेरी खुशी तुम्हारे साथ रहने में है। नितिन और नैना अपने अपने घर में शादी की बात करते हैं। बेटी, दुनिया के हर माँ बाप की तरह हमारी भी बड़ी इच्छा थी कि हम जल्द से जल्द तुझे शादी के जोड़े में देखें, और तूने तो ये खबर सुनाकर हमें बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया है। लेकिन बेटी, वह तो अमीर लोग हैं, कहीं उनकी कोई मांग वगैरह ना हो, वरना हम गरीब लोग उनकी मांग कहाँ से पूरी कर पाएंगे। नहीं पिताजी, मैंने नितिन को पहले ही बता दिया है कि हम लोग बहुत ही साधारण लोग हैं, और इसके बाद भी वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर नितिन के घर में इससे बिल्कुल अलग माहौल था, क्योंकि जैसे ही नितिन बताता है कि वो गांव की एक साधारण लड़की से शादी करना चाहता है, तो ये सुनकर उसकी माँ को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। क्या नितिन तो पागल हो गया है क्या? तो किसी देहाती लड़की को हमारे घर की बहू बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? माँ, नैना बहुत अच्छी लड़की है, और वो गांव से हुई तो क्या हुआ, उसने शहर में रहकर पढ़ाई की है और शहर के रहन सहन को अच्छी तरह से समझती है। रेखा पहले तो नितिन को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नितिन साफ साफ अक्षरों में अपनी माँ से कह देता है, माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नैना से शादी करनी है, मतलब करनी है। अगर आप उसे इस घर की बहू नहीं बनने देंगी तो फिर मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। आखिरकार अपने बेटे की जिद के आगे नितिन की माँ को झुकना पड़ जाता है और नितिन और नैना की शादी हो जाती है। क्योंकि नितिन ने ये शादी अपनी माँ के खिलाफ जाकर की थी, इसीलिए नितिन की माँ रेखा नैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शादी के दूसरे ही दिन नैना देखती है कि रेखा घर की काम वाली से कह रही होती है, तुम कल आकर अपना पूरा हिसाब करवा लेना, और तुम्हें कल से काम पर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। काम वाली को काम से निकाला जाता देख नैना को बहुत हैरानी होती है, इसीलिए वो अपनी सास रेखा से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप इन्हें काम से क्यों निकाल रही है? इन्होंने कोई गलती की है क्या? नहीं नहीं, इसने कोई गलती नहीं की है, गलती तो मेरे बेटे ने की है। मेरा मतलब है कि अब तू तो आ गई है ना काम करने के लिए, तो फिर इस काम वाली बाई की क्या जरूरत है? और वैसे भी तेरे आने के बाद से घर में खर्चे बढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं किसी तरह से घर का खर्च कम करने की सोच रही हूँ। रेखा का ये रवैया देखकर नैना समझ गई थी कि उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसीलिए उसने अपने पति नितिन से इसकी वजह पूछने की कोशिश की। नितिन, माँ जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या उन्हें तुम्हारा मुझसे शादी करना पसंद नहीं आया? दरअसल नैना, मेरी माँ चाहती थी कि मैं शहर की किसी अमीर ज़ादी लड़की से शादी करूं, ताकि वह भी समाज में सबके सामने अपनी बड़ाई बता सकती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है नैना,
बल्कि तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम किस तरह से माँ को इम्प्रेस कर सकते। सही कहा नितिन। अब से मैं माँ जी का इतना ज्यादा ख्याल रखूंगी कि उनको कभी भी मुझसे शिकायत नहीं होगी। उसी दिन से नैना अपनी सास रेखा को खुश करने की कोशिश में लग जाती है। अगली सुबह रेखा के उठने से पहले ही नैना पूरे घर का कामकाज निपटा देती है और रेखा जैसे ही हॉल में आकर देखती है तो वो चौंक उठती है। अरे ये क्या, मुझे लगा था कि काम वाली बाई नहीं होगी तो इसे घर का काम करने में बहुत परेशानी होगी और मैं इसे रोज डांटूंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला है। अरे बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, लेकिन आप कुछ कहें उससे पहले ये रही आपकी चाय। नैना ने पूरी कोशिश की थी कि रेखा उसे अपना ले, लेकिन रेखा के मन में तो जैसे कोई पुरानी दुश्मनी के बीज भरे थे। इसीलिए वो चाय टेबल पर रखकर बड़ी ही गुस्से भरी नजरों से नैना को देखते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। नैना को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, लगता है मुझसे फिर से कोई गलती हुई है। कोई बात नहीं, मैं मन लगाकर अपना काम करूंगी तो शायद माँ जी मुझसे खुश हो जाएं। नैना दिन भर अपने काम पर ही लगी रहती है और रेखा उससे खाना और चाय मांगने के अलावा बात तक नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब रेखा सज-धज कर कहीं जा रही होती है तो नैना उसे पूछती है, वाह माँ जी, आप इन कपड़ों में तो बहुत ही सुंदर लग रही है, लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? मैं कहीं भी जाऊँ तुझे उससे क्या मतलब? और कान खोलकर सुन ले, आज के बाद दोबारा मुझसे सवाल जवाब करने की कोशिश भी मत करना। नैना ने रेखा के इस रवैये की शिकायत एक दो बार अपने पति नितिन से की थी। तब नितिन का कहना था कि देखो नैना, अब यह सब तुम सास बहू की समस्या है, इसलिए तुम लोग आपस में ही इसे सुलझा लो। मुझे ऑफिस के और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए इस तरह से मुझे बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ और नेक्स्ट वीक तक। अब नैना पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी, इसलिए बेचारी नैना बहुत ही उदास रहने लगी थी और अपने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए नैना अब माता रानी के दरबार जाने लगी थी। हे माता रानी, आपको तो मेरी सारी परेशानियों का पता है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। नैना माता रानी के उपवास भी रखने लगती है और एक दिन बिना किसी को बताए मंदिर में एक छोटा सा भंडारा करवा देती है। लेकिन रेखा को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो नैना पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमा कर लाता है और तू है कि इन सब फिजूल खर्ची में मेरे बेटे का पैसा उड़ा रही है। इस बार नैना से रेखा की बात सुनी नहीं जाती है, इसलिए वो रेखा को उल्टा जवाब देते हुए कहती है, माँ जी, मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं की है, मैंने तो भूखे लोगों को खाना खिलाकर पुण्य का ही काम किया है। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी। रेखा नैना को शाम को खाना तक नहीं देती है, साथ ही वो उसे धमकी देती है कि अगर नैना ने इसकी शिकायत नितिन से की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेचारी नैना अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। उस रात नैना माता रानी का बचा हुआ प्रसाद खाकर ही सो जाती है। रेखा बहुत दिनों तक नैना को बस एक टाइम का खाना देती थी, उसमें भी उसका पेट नहीं भरता था, जिसके चलते एक दिन नैना तय करती है कि मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, क्यों ना मैं उससे खुद के लिए एक अलग चूल्हा खरीद लूं, जिससे मैं अपने कमरे में ही खाना बनाकर खा लिया करूंगी। नैना अगले दिन मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने लिए चूल्हा लेने जाती है। भैया, ये चूल्हा कितने रुपए का दिया? दीदी, यह वाला चूल्हा तो 3000 का है। इसके अलावा कोई और दूसरा सस्ता वाला नहीं है क्या? नहीं दीदी, यही सबसे सस्ता वाला है और अभी तो पूरे मार्केट में सिर्फ मेरे पास ही गैस चूल्हा है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2000 रुपए है, क्या आप इसे 2000 रुपए में मुझे नहीं दे सकते हैं? दुकानदार एक भी पैसा कम करने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए बेचारी नैना उदास होकर वापस जा ही रही थी कि तभी एक बुजुर्ग महिला उसे रोक लेती है। जी, आप कौन? बेटा, मैंने तुम्हें मंदिर में देखा है, तुमने पिछली बार भंडारा भी कराया था, बहुत ही पुण्य का काम करती हो तुम। भैया, वो गैस चूल्हा निकाल देना। वो महिला गैस चूल्हा खरीदकर नैना को देने लगती है। नहीं, मैं ये कैसे ले सकती हूँ?
मेरे पास तो देने के लिए पैसे भी नहीं है। अभी नहीं है तो बाद में दे देना, और क्या पता इसके बाद तुम्हें कभी पैसों की जरूरत भी ना पड़े। वो महिला नैना को मुफ्त में वो गैस चूल्हा दे देती है। नैना गैस चूल्हा पाकर बहुत ही खुश थी, और जब अपने कमरे में गैस चूल्हा रख रही होती है तभी उसे ख्याल आता है, हे माता रानी, मैं चूल्हा तो ले आई, लेकिन अब गैस सिलेंडर कहाँ से लाऊंगी। नैना के इतना कहते ही उस चूल्हे से एक रोशनी निकलती है, और रोशनी के साथ ही एक गैस सिलेंडर निकलकर सामने आ जाता है। नैना को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर इसकी जांच करने के लिए उसने एक बार फिर से कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, काश मेरे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती। इसके बाद नैना के सामने अलग अलग तरह के पकवान उस गैस चूल्हे से निकलकर सामने आ जाते हैं। नैना समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण चूल्हा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई चूल्हा है। लेकिन वो औरत कौन थी जिसने नैना को ये जादुई चूल्हा दिलवाया, और आगे नैना इसका इस्तेमाल कैसे करेगी? साथ ही क्या वो इस जादुई चूल्हे का राज अपनी सास रेखा को बताएगी या नहीं? ये सब जानने के लिए आपको बस अगले एपिसोड तक का इंतजार करना होगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।